हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। आप स्कॉलर हैं, एनालिस्ट हैं और साउथ एशियन पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू चीमा साहब एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अवार्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, बात करना चाहता हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से खड़े होके तो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। और बेसिकली कहने का मकसद तो ये था, उन्होंने एक विजन 2035 के मुताबिक एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो आप जरा इस पे भी कम्युनिकेट कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर 10 इयर्स? वो 10 इयर्स प्लान लेके आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ आप इसमें क्या देखते हैं जो कल वाली तकरीर थी, और उन्होंने RSS की भी बड़ी तारीफ की। दूसरा, चौधरी साहब, रेड फोर्ट से खड़े होकर 15 अगस्त को तो अमन मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए थी, दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ जी आए, बैठते हैं, डायलॉग के रास्ते खोलते हैं? तो मतलब बड़े लीडर तो वही होते हैं जो डायलॉग की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी मिस्ड, चौधरी साहब? चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। उसमें चीमा साहब एक तो बात ये है कि हमारे एक थे डॉक्टर तनवीर अहमद खान, आई होप यू नो हिम, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे और वो एम्बेसडर रहे और काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने एक दफ़ा बड़ी मज़े की बात की, हम श्रीलंका में थे एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात की। तो उन्होंने कहा कि एम्बेसडर का काम ये नहीं होता कि वो ये कहे कि होस्ट आर बीइंग ब्लडी माइंडेड, बल्कि उसका ये काम होता है कि व्हाई आर दे बीइंग ब्लडी माइंडेड। तो स्कॉलर्स का भी मेरे ख्याल में यही काम है कि वो बजाय इसके कि नेगेटिवली इंटरप्रेट करें चीज़ों को, वो कॉन्टेक्स्ट में लोगों को समझाने की कोशिश करें कि अगर दूसरा बंदा ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो उसको समझे बगैर मेरा ख्याल है कि हम किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो जो रूट काज है हमारे मसाइल की, तो बोलो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले उन्होंने ये बात क्यों नहीं की, आज क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इसको समझना ज़रूरी है, और इसके लिए एक एम्पैथी कह लीजिए, सिंपैथी कह लीजिए, दूसरे के शूज़ में अपने आप को रख के जो है, दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के सोचिए कि अगर आप उसकी जगह पे हों, मसलन आप अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइज़र हों तो आप क्या एडवाइस करेंगे? इस एंगल से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती हैं। अच्छा, यानी कि उनके एंगल से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उनका एंगल तो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और हमें वो अपने घर में, हम अपने घर में। चौधरी साहब, स्टेट्समैन जो होते हैं वो तो रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते ढूंढते हैं। स्टेट्समैन, मैं अगर स्टेट्समैन के दिमाग में चला गया हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्टेटमेंट ये सोच के बैठा हुआ कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये ताल्लुकात बढ़ें। डू यू थिंक that statement has is in the right state of mind at least, कि भाई इन लोगों को जुड़ना चाहिए इस खित्ते में? कनेक्टिविटी की बात करने, हम यूरोपियन यूनियन की मिसालें देते हैं, हम आसियान की मिसालें देते हैं, तो घर में भी तो स्टेट्समैन भी तो है ना। मोदी साहब तो लेगेसी छोड़ने वाले प्लेयर हैं, तो उनको क्यों वो लेगेसी ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिसमें हम पूरा खित्ता इकट्ठा हो जाए? अच्छा चीमा साहब, ये स्टेट्समैन वाली जो बात है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने स्टेट्समैन प्रोड्यूस किए हैं और इंडिया ने कितने किए हैं, तो वो स्टेट्समैन जो थे पास्ट में वो क्यों पीस नहीं ला सके, तो बात ज्यादा समझ में आएगी हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान का कसूर है कि जिस स्टेटमेंट हमने नहीं कोई पैदा किया, तो उनका भी तो। चौधरी साहब, अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना, कोई जिम्मेदारी? या क्या आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन, जिसको प्रॉब्लम यह है कि बड़ा मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चाहता है, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, वो बड़ी फौज बनाता है, तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट करना है, हमने तो नहीं करना। आपको नहीं लगता कि ये आज फॉर एग्जांपल भारत कहता है जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ की बातें करता है? कल मोदी साहब ने ये कहा है कि न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन चौधरी साहब न्यूक्लियर स्टार्ट तो इंडिया ने किया है, आज वो हमें कहते हैं कि तुमने बनाया क्यों है और ब्लैकमेल करते हैं। चीमा साहब, बात यह है कि आप ये देखिए, आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? अगर ये समझा होता तो मसाइल इतने पैदा ना होते, हालात इतने ख़राब ना होते। फिर वही मैं कहूँगा कि हिस्ट्री ज़रा देखिए, और इंडियन जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई, तो उसमें काफ़ी वजन होता है। तो स्टार्टिंग विद 1947 आप देख लीजिए ना, ऑब्जेक्टिवली जायजा लीजिएगा। डोंट स्टडी दिस फिनोमिनन एज द पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, बल्कि एक इंटरनेशनल स्कॉलर के तौर पे उसको देखिए कि आप कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वहाँ पे बैठे आप रिसर्च कर रहे हैं और हालात का जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया। सबसे पहले तो चीमा साहब जूनागढ़ की एक्सेशन से ही शुरू हुआ, और इंडिया में वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान ठीक है भाई बन गया, इट वाज अनप्लेजेंट डिसीजन, लेकिन चले हो गया, तो लेट्स मूव ऑन।
लेकिन जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके हमने ये मैसेज दिया उनको कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू एज मेनी एज वी कैन। तो कश्मीर पे भी आप देखिए कि कितनी इंडिया ने ऑफर्स की, प्लेट में रख के आपको कश्मीर मिल रहा था, और पाकिस्तानी सोर्सेज से ये पता चलता है। आपने नहीं लिया, आप हैदराबाद में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसके पास मालो मता बहुत ज़्यादा था, तो उसमें आप इंटरेस्टेड हो गए और कश्मीर को आप भूल गए। तो सर ये सारी चीज़ें हैं। फिर 65 में आप देखिए क्या हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, तो क्या हासिल हुआ उससे पाकिस्तान को। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद आप देखिए कि कितने पंगे पाकिस्तान में लिए। अगेन टेक लुक एट दीज इश्यूज एज एन इंटरनेशनल स्कॉलर, एज एन ऑब्जेक्टिव स्कॉलर, नॉट एज अ नेशनलिस्ट स्कॉलर। तो आपको जगह जगह पे ये नजर आएगा कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से पीस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो कारगिल का मसला देख लीजिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और हमने कारगिल कर दिया। हमें तो ये बताया जाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि न्यूक्लियर जब कैपेबिलिटी आ जाती है किसी मुल्क के पास, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हमने क्या किया, उलट साबित किया दुनिया को कि डिटेरेंस कोई चीज़ नहीं होती, हम जो है एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी जो है उसको परस्यू करेंगे। उसके बाद फिर देखिए पार्लियामेंट का वाकया हुआ, फिर मुंबई का वाकया हुआ। तो परवेज हुद भाई का भी एक लेक्चर था पिछले दिनों, उसमें वो यही कह रहे थे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जो चाहें इंडिया के खिलाफ कर लें। अब इंडिया 65 की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हमने सर न्यूक्लियर वेपन्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं किया, डिटेरेंस के लिए यूज नहीं किया, एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए उसको यूज किया। आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का या उसका, मतलब डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको आपने बिल्कुल उलट-पुलट कर दिया है। नहीं तो अदर में तो बेसिकली तो मिसयूज ही कह रहे हैं ना कि आपके पास मिसयूज कह लीजिए, इफ यू यूज दैट टर्म आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। नहीं, आपका बोलना ज्यादा जरूरी है ना, मेरा बोलना तो डजंट मैटर बिकॉज यू आर स्कॉलर। आपकी वो बात को मैं चाहता हूं कि आप समझते हैं कि डिटेरेंस को और इस चीज को जो मिसयूज किया है पाकिस्तान ने। लेकिन चौर साहब देखिए, बात तो ये है ना कि अब आप ये कह रहे हैं कि कारगिल भी आपने किया, मुंबई इंडिया की पार्लियामेंट पे भी पाकिस्तान ने हमला किया, मुंबई पे भी पाकिस्तान ने हमला किया, तो ये तो चार्जशीट बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के बारे में। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो यही है ना कि यार आप कश्मीर इशू सेटल नहीं करोगे, जब तक कश्मीर इशू सेटल नहीं करोगे, वहां पे होम ग्रोन ये लोग हैं, वहां पे इंडिजिनस ये मूवमेंट है और वो काहे बगाहे कहीं ना कहीं पे एक्टिव रहते हैं। तो भाई मसला सेटल करो, आपका मसला खत्म हो जाएगा। आप सेटल ही नहीं करते मसले को, तो फिर इस तरह की चीजें तो होंगी। दिस इज व्हाट यू नो, आपको तो पता है इस चीज का मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान का। तो आपको नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसयूज या जो ब्लैकमेल की बात है, हाउ डू यू से दैट? चीमा साहब, ये हाफिज सईद क्या कश्मीरी है? वो कश्मीर के लिए जंग कर रहा है। मसूद अजहर वो भी कश्मीरी है। तो हमें रियलिस्टिक भी तो होना चाहिए सर, हर वक्त मुनाजराबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम अपना जायजा लेंगे, तनकीदी जायजा लेंगे, तो हालात आपको बेहतरी से समझ आएंगे और हालात को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप यही करते रहें कि मुनाजराबाजी कि नहीं ये नहीं था, वो था, वो नहीं था, ये था, तो सर रियलिस्टिकली आप मुझे ये बताइए, आपका राब्ता रहता है जो पाकिस्तान वॉचर्स हैं, साउथ एशिया वॉचर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनकी क्या असेसमेंट होती है? उन्होंने जो किताबें लिखी हैं पिछले 25 साल में, 20 साल में, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में? ये हमें देखना पड़ेगा ना कि बाहर की दुनिया कैसे देख। पाकिस्तानियों को तो मुंह बंद करा सकते हैं, लेकिन क्या पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का, सारे स्कॉलर्स का मुंह बंद करा सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा ये कि वीजा नहीं देंगे उनको। दैट्स व्हाट यू कैन डू। इट डजंट मैटर, वीजा तो आजकल वैल्यू नहीं रखता। जिस बंदे ने जहां से जो बोलना होता है, लिखना होता है, वो लिख लेता है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया भी बहुत सारे लोगों को नहीं बोलने देता, या नहीं वो लिखने देता, या नहीं आने देता। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजियस फ्रीडम वाले आना चाह रहे थे, इंडिया ने नहीं वीजे उनको दिए। वो कहते हैं नहीं यार जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स निकालो। तुम कौन होते हो? तो ये तो ममालिक अपनी मर्जी करते हैं चौर साहब। पाकिस्तान अकेला नहीं, इंडिया भी इस चीजों में बहुत सारी है। लेकिन सवाल ये है चौर साहब कि अब कश्मीर इशू जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया गया था ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 47 में 8 में, वहां पे जाके जंग रुकवाने की बातें, सारा कुछ हिस्ट्री आप निकालें तो यूएन में इस मसले को, तो देखिए पाकिस्तान तो अब देखिए ना, सारी बात कर देंगे अगर आप, तो हम तो नहीं है इसको, इंडियंस इसको लेके जाने वाले हैं। अब वो कहते हैं हमने यूनिलैटरल करना है, जाओ भाग जाओ। आपको नहीं लगता एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन उनको चाहिए कि टेबल पे बैठें और बात करें, ताकि ये जो लोग भारत और पाकिस्तान को जिन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है, अब देखिए ना इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दों ने हमला किया, हम पाकिस्तान पे जो है वो हमला कर देंगे। इट मींस कि 1.7 बिलियन पीपल आर होस्टेज टू टेररिस्ट। तो आपको नहीं लगता कि टेबल पे बैठेंगे तो ये जो लोग मिसयूज करते हैं ये नहीं कर पाएंगे? अच्छा चीमा साहब, एक तो वीजे की जो बात मैं कर रहा था ना, वो उन स्कॉलर्स के लिए कर रहा था कि जो पाकिस्तान पे बुक्स लिखते हैं, इंडिया पे बुक्स लिखते हैं, साउथ एशिया पे जिनकी कमांड है। तो क्रिस्टीन फेयर फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ देम। अब क्रिस्टीन फेयर को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलता। शी इज अ फुल टाइम स्कॉलर, शी स्पेशलाइजेज इन साउथ एशियन अफेयर्स। तो दूसरी बात सर ये है कि कश्मीर का मसला जो है, आई एम ऑल फॉर ओपनिंग अप द मीडिया। आप क्या मीडिया पे डिबेट कर सकते हैं कश्मीर इशू पे? मुझे बताइए ऑनेस्टली।
कि लोगों को एजुकेट आप कर सकते हैं कि कश्मीर का मसला किस तरह पैदा हुआ, किन किन मराइल से गुजरा। आपने लोगों को सर चंद स्लोगन्स दे दिए हैं और खुद आप हॉस्टेज हो गए हैं अपनी ही रेटरिक के। तो सर इंडिया में कश्मीर पे डिबेट हो सकती है मीडिया पे? इस पे मेरा ख्याल है वहां पे हो सकती है जी, वहां पे हो सकती है, होती रही है। अच्छा, पाकिस्तान में मीडिया में नहीं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सर। मैंने खुद देखा है सैयद अली गिलानी को इंडियन टीवी पे, फिर जो है यासीन मलिक को देखा है इंडियन टीवी चैनल पे। यहाँ पे आप मुझे बताइए जो डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो आ सकते हैं, कितने हैं जो अपनी बात कर सकते हैं, और कितने हैं जो आपको सर बैकग्राउंड में लेट मी फिनिश सर। गिलानी साहब को यासीन को कितने साल पहले देखा था आपने? जितने साल भी पहले देखा, हम तो कभी अलाउ नहीं करते सर। आप ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस देख लीजिए, क्या हमने अलाउ किया शेख मुजीब को, अवामी लीग को कि आप पाकिस्तान के अवाम तक अपना मौक़िफ़ पहुंचाएं? यानी वो इलेक्शन जीत गए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, इसके बावजूद हमने जनाब उनके साथ क्या सलूक किया, उसके बाद भी देख लीजिए सर। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ कितना वन साइडेड प्रोपेगेंडा होता है, बाकी लोगों के खिलाफ कितना होता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि तमाम लोगों को मीडिया पे आना चाहिए, भले वो उनका कोई भी मौक़िफ़ हो, उनको मीडिया को स्पेस देनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं इस चीज़। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर आपने कश्मीर से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ पे आ गए आप, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से कौन सा ऐसा बड़ा स्कॉलर है जो पाकिस्तान में हो जिसको पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैन कर दिया गया या कहा गया कि इसको नहीं आना चाहिए? परवेज हुड भाई को आपने बड़े क्रिटिकल वॉइस हैं, हजारों दफा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो आए हैं, हजारों दफा, मतलब आप खुद वो इस चीज को समझते हैं। तो जितने क्रिटिकल स्कॉलर हैं उनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आज तक पाकिस्तान में अलाउ नहीं किया गया? आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया पे दिखाए ना कब ये 15 सालों में मुझे बताएं, 10-15 साल ही ले लें या 18 साल ले लें, किस बड़े कश्मीरी को, यासीन मलिक को या इनको गिलानी साहब को टीवी पे आने दिया गया? अच्छा चीमा साहब, बात ये है कि परवेज हुड भाई भी, मतलब पिछले 6 माह का देख लीजिए, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया ने परवेज हुड भाई को पिछले 6 माह में बुलाया है। और सर हमारे तो सर मिलिट्री ऑफिसर्स जो ISPR के चीफ थे, उसके बाद वो एम्बेसडर रहे, उनको अलाउड नहीं किया गया कि आप आके टीवी पे अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आप तो स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, अतर अब्बास नाम है ना उनका, सो ही इज नॉट अलाउड टू कम ऑन टेलीविजन सर। बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए। तो सर ये बड़े सीरियस मसाइल हैं। इज देयर एनी प्रोनाउंस्ड रिनाउंसिएशन के वो बंदा टीवी पे नहीं आ सकता, कोई ऐसा है या ये अनडिक्लेयर्ड सेंसर है? सर ISPR ने जो पॉलिसी बनाई, आपको तो बेहतर पता होगा कि कौन कौन से स्कॉलर्स जो हैं वो आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। मुझे बताइए, अतर अब्बास को आपने देखा कभी टीवी पे? पहले आते थे ना वो। सुने, पाकिस्तान में इस वक्त 2000 जनरल है, सारे तो नहीं मीडिया पे आते। क्या आपने अतर अब्बास ने कहा है कि मुझे मीडिया पे आने से मना कर दिया गया? सर 2000 जो है ना जर्नल नहीं है मेरे ख्याल में, और उनमें से कितने थे जो ISPR के चीफ रहे, कितने थे जो एम्बेसडर रहे, उनको भी आपने साइलेंस कर दिया। उनसे आप खुद पूछ लीजिएगा। सो सर मेरा ख्याल है कश्मीर पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी जो मिथ है ना जो आप बार-बार करते हैं, देखिए चौर साहब, इंपॉर्टेंट चीज, आसिफ गफूर कभी मीडिया पे देखा आपने उनको? जनरल बाजवा जो कि DGISPR थे, कभी आपने उनको देखा है मीडिया पे? उसके अलावा मैं आपको 10 DGISPR गिनवा सकता हूं, उनमें से कौन सा मीडिया पे आता है? कोई एक का नाम लें। आप अतर अब्बास को आपने एक का नाम लिया ना, मुझे 10 DG जो गुजर चुके हैं उनका बताएं कब वो लास्ट टाइम मीडिया पे आए थे, उनकी पाबंदियां उन पे। तो सब आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कहते हैं चेरी पिक चूज। मैं कहता हूं कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान के 2000 रिटायर्ड जनरल हैं, कितने मीडिया पे आते हैं भाई? वो नहीं, मुझे खुद इख्तिलाफ है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान के जनरल्स को, एम्बेसडर्स को, इनको ज्यादा टीवी पे आके बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं आते। बड़े कम लोग हैं जो आते हैं, जो अपनी मर्जी से आते हैं, वॉलंटियर करते हैं। अब ऐसे तो नहीं होता कि हर बंदा वो जी वो फलाने अतर साहब जो थे वो होते थे, वो कब होते थे? आज से जी 18 साल पहले जी, उनके ऊपर पाबंदी है जी। और बाकी जो उससे पहले और उसके बाद जी वो मैंने कभी देखे नहीं है। तो ये तो चौड़ साहब आपने, और फिर जो आपने बात की उनकी, मैं आपसे भी मैं क्योंकि आप इस चीज को बहुत कॉन्टिन्यूसली मीडिया पे कहते हैं, ये मैंने आपसे मुंह से पहले भी सुना, मैं इसलिए चाहता हूं। और दूसरा आपने बात की उनकी, क्या नाम है यार, परवेज साहब की। तो परवेज साहब को कौन से मीडिया से मना किया गया? वो मेरे साथ मीडिया पे थे, अभी पता नहीं कितनी देर पहले मैंने और उन्होंने एक शो इकट्ठे ज्वाइंट हमने मिलकर किया, जहां पे मेरी और उनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई रियासत, यहाँ पे कोई लिबरल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान बहुत फ्री मुल्क है, मैं ऐसे कोई क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है ना, ही दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन मेरा ख्याल है चौड़ साहब, मतलब ये सारी दुनिया में चलता है, 19-20 होता है, ये नहीं होता हर मुल्क जो है वो नहीं होता। मीडिया पे भी तो एक वो है, ओनर्स है, वो किसको बुलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन चौड़ साहब आप इंडिया को ये कह रहे हैं, फ्री हैंड दे रहे हैं कि पाकिस्तान सोचे, वो ना कुछ सोचे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं सोच रहे हैं तो फिर जो मर्जी सोचिए। आप कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी डिवाइस करें, आप अपने, अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाएं तो आप मत बनाएं, आप सरेंडर करें, आप बांग्लादेश बने, आप नेपाल बने, आप भूटान बने। अब मेरे पास चॉइस क्या है? एक बहुत बड़ा एडवर्सरी है जो कहता है कि भाई मैंने छोड़ना नहीं है इसको, मैं
आप जरा चौर साहब बड़े आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिस दिन इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एल.के. अडवाणी ने और वाजपेयी की पार्लियामेंट की स्पीचेस निकालने क्या कहा था उन्होंने कहा वी हैव ऑल्टर्ड द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है, अब इस खित्ते को हम चलाएंगे। तो जिस दिन 18 दिन बाद ऐसा करते थे उससे मामला ठीक हो गए थे। सो आप इस चीज को भी तो देखें ना कि पैरिटी भी रखनी पड़ती है। तो हमें अगर तो ये हमें तबलीग की जाती है हमारे दोस्तों से कि यार तुम लोग नीचे बन जाओ, उनको जो वो करना चाहते हैं तो वो कर लें, तो ठीक है, हम इस चीज को भी तैयार हैं, वो बड़े भाई बन जाएं। लेकिन चौर साहब की बराबरी भी तो होनी चाहिए ना यार। वो हमने तो यूएन का चार्टर का प्रिंसिपल है कि ऑल मेंबर्स आर इक्वल, तो मतलब सबका वोट बराबर है, तो बराबरी की सतह पे होना चाहिए। चौर साहब आपकी बात तो बड़ी सुनी जाती है भारत के अंदर, अगर आप इस पैगाम को फैलाएं कि नहीं इंडिया, नरेंद्र मोदी बड़े लीडर हैं, वो बड़ा नाम है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के वजीर आजम है, उनको ऐसी लेगेसी छोड़नी चाहिए जो लेगेसी जो है वो साउथ एशिया में अमन का किरदार अदा करे। आपको नहीं लगता इससे डिफरेंस पैदा होगा? तो उठाए ना शरीफ बरादरान को कॉल करें, क्यों नहीं शरीफ बरादरान उनकी सुनेंगे? उनके पॉलिटिकल कैपिटल की आप बात करते हैं, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि जी मोदी साहब का पॉलिटिकल कैपिटल टूट गया, तो नवाज शरीफ का सड़ गया, वजीर आजम ही नहीं बने मस्कीन दोबारा, उसका कोई बंदा बात नहीं करता। तो आप जरा अनाउंस करवाएं ना मोदी साहब से, उन्हें कहें कि आप बड़े लीडर हैं, बोलें और आगे स्टेप लें। चीमा साहब, एक तो आपने ये कहा कि एक शो में आप और परवेज हुडवाई इकट्ठे आए, तो सर मुझे ये बताइए कि पिछले 6 माह में आप कितनी दफा नेशनल टीवी पे आए हैं और परवेज साहब कितनी दफा आए हैं? हमारे एक स्कॉलर हैं, स्वीडन में रहते हैं, इश्तियाक साहब, उनका एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया और जब वो उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए कि उनकी इतनी ज्यादा बातें जो हैं वो काट दी गई। उन्होंने उससे जो होस्ट था उससे बात की, तो होस्ट कहने लगा सर मेरी तो इसमें नहीं है, ये तो प्रोड्यूसर का काम है, जो चाहे वो काट दे। तो भैया बुला भी लेते हैं तो फिर इस तरह से उसको काटते हैं कि वो पहचाना नहीं जाता कि ये उसी ने कहा है। तो सर ये जो बात है ना बड़े भाई वाली, सर मैं दोबारा वही अर्ज करूंगा, अगर हमने बड़ा भाई तस्लीम किया होता, दिल से ये माना होता, तो ये मसाइल पैदा ही ना होते, हमारे अच्छे ताल्लुकात होते। आपको ये कहने की जरूरत ना पेश आती कि हम बांग्लादेश बन जाएं, हम नेपाल बन जाएं, हम फलाम बन जाएं। तो सर एक ऑनेस्ट ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि आपने इंडिया की जो हॉस्टिलिटी जो है उसको बाकायदा कोर्ट किया है। यू हैव बीन कोर्टिंग इंडियाज हॉस्टिलिटी, यू हैव बीन गोइंग आउट ऑफ योर वे टू वर्सन रिलेशंस। उनको आपने खराब करना है, ताल्लुकात को ठीक नहीं करना। कितनी मैंने आपको मिसालें दी, जूनागढ़ से आपने शुरू किया, फिर कश्मीर पे आपने इन्वेजन करवाया, आपको पाकिस्तानी स्कॉलर भी मान रहे हैं कि हमने वो करवाया, और उन्होंने क्या जुल्म सितम किया उन पठानों ने। मुजफ्फराबाद से शुरू हुए और वहां देख लीजिए बारामूला तक, क्या क्या कौन सा जुल्म सितम और कौन सा रेप और प्लंडर उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं बताते। उसके बाद सर आप कितनी मिसालें आपको मैं दूं कि आप सिर्फ एक साइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी जिम्मेदारी उस पर है, हमारे ऊपर कोई नहीं आती, हम तो छोटे भाई हैं, हम जो चाहे करते रहें, जो चाहे शरारत करें, जो चाहे पंगा लें और फिर मुकर भी जाएं, नहीं हमको नहीं करते। वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। तो सर ये हमें क्यों कहना पड़ता है दिन में 4-4 दफा कि वी आर अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री? स्वीडन को तो नहीं ये कहना पड़ता, नॉर्वे को भी नहीं ये कहना पड़ता हर रोज, हमें क्यों कहना पड़ता है? तो सर ये हमें इट इज फूड फॉर थॉट कि हम ऑनेस्टली अपना खुद जायजा लें तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे सर, बहुत बेहतर हो जाएंगे। किसी इंटरवेंशन की, किसी बाहर के बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीर को ही ले लें सर, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे भी हम ऑनेस्टली बात नहीं करते। कश्मीर जब आपको सर सरदार शौकत हयाती लिख रहा है, सरदार इब्राहिम लिख रहा है जो पहला प्रेसिडेंट था एजेके का, यदि हमें प्लेट में रख के सरदार पटेल ने कहा कि आप कश्मीर ले लो और हैदराबाद दक्कन में दखलंदाजी ना करो। चौधरी मोहम्मद अली लिख रहा है ये बात, आपके फरोज खान नून लिख रहे हैं ये बात। आप सर लोगों को जी कश्मीर पे मैं आ जाऊं तो साहब, ये जो भारत ने यूनिलैटरली चीजें वहां पे कर ली, ठीक है, जिसपे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया, वो लेट लिया। इलेक्शन करवाओ और वहां पे उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दो, वो उसको एक सेपरेट टेरिटरी का दर्जा दो। मतलब यूनिलैटरली चीजें करना, डू यू थिंक इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीजन? अगर इंडिया यहाँ भी यूनिलैटरली चीजें कर लेता है चोर साहब, सिंगल हैंडेडली, कहता मैं किसी को नहीं मानता यार, जाओ भाग दो तुम लोग, ठीक है, आप न्यूक्लियर आर्म तो हम क्या करें, हम भी न्यूक्लियर आर्म, तो आपको नहीं लगता बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे? अभी ये जो पहलगाम का वाकया है जिसको हमने 10 दफा कंडेम किया है, किसी भी सिविलियन की लाइफ जो है वो बहुत मुकद्दम है, वो इंडिया में हो, वो कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, वो चचनिया में हो, वो बॉस्निया में हो, कहीं पे भी हो, वो श्रीलंका हो, भूटान हो, भारत हो, कश्मीर हो, कहाँ का भी हो, मतलब किसी को कोई हक नहीं है कि वो जाके बंदों पे आके गोलियां मारना शुरू कर दे। लेकिन यूनिलैटरली चीजें, आपको लगता है इंडिया का ने जो किया सही किया है? आपको नहीं लगता इससे हमारे मसले खराब हुए, हम और दूर हुए हैं चौर साहब? इसलिए मैं कहता हूँ भारत बड़ा भाई बने और इन चीजों को एड्रेस करे, यूनिलैटरली ना करे। तो सब क्या कहेंगे? अच्छा चीमा साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इंडिया ने यूनिलैटरल एक्शन लिया, दैट वाज 2019 ना, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? तो सर बात ये है कि उससे पहले क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी। हमारे यहाँ आज बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक बीजेपी पावर में है उस वक्त तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई, उससे पहले तो कांग्रेस थी ना,
आज तो हमें कांग्रेस बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या उससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी? हमें थोड़ा सा तनकीदी जायजा लेना चाहिए। आज हम कहते हैं जी वाजपेयी जी बहुत अच्छे आदमी थे, ही वाज अ मैन ऑफ पीस, वो लाहौर में आए चल के, तो उसका हमने क्या रिवॉर्ड दिया सर? कारगिल की तो सूरत में तोहफा दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी मानना पड़ा कि हाँ उनकी ये शिकायत जायज़ है कि हमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। और सर 2019 का जो एक्शन है सर, उस पर हमारे कोर कमांडर्स ने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा कि हमने तो इसको कभी माना ही नहीं था, इसी की वजह से तो कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना। हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो उसको एबॉलिश करें या उसको रीइंस्टेट करें या रखें या ना रखें। तो सर ये जो चीजें हैं ना, हमें एतराज नहीं करना चाहिए, जो सब्सटेंस है उसमें जाना चाहिए। मैं तो आपको उससे पहले की बातें कर रहा हूँ, उसका मुझे बताइए ना कि जब इंडिया आपको ऑफर कर रहा है कि भाई कश्मीर ले लो, आप कहते हो नहीं कश्मीर की चंद पहाड़ियां मैंने क्या करनी है, हैदराबाद। आज की हमें बात वो करनी है जो आज है चौर साहब, स्टेटस आज है। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा जो 75 साल पुराना गुनाह है वो भी बड़ा गुनाह है, जो आज का गुनाह है वो भी बड़ा गुनाह है। भारत जो मर्जी करते रहे उसकी बात ना करो। मैं आपकी बात से बहुत सारी चीजों से एग्री करता हूँ। मैं चौर साहब आपके फ्रेम ऑफ माइंड से मुताबिकत रखता हूँ कि हमेशा हमें अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, अपने चीजों को एडजस्ट करना चाहिए और अगले से उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वो आपके लिए चीजें करेगा। मैं आपके फंडामेंटली इस प्रिंसिपल से एग्री करता हूँ और आप बहुत सही ये बात करते हैं, मेरी भी बहुत सारी पॉलिसी ये है। लेकिन चौर साहब यहाँ से आगे भी तो जाना है ना। अब उन्होंने कहा मैं 2035 में फलाना एयर डिफेंस बना लूंगा, मैं स्कोर 100 ले लूंगा, ये ले रहा हूँ। वो हमें रोज डराते हैं चौर साहब, वो रोज हमारे ऊपर हमलों की बातें करते हैं, रोज वो नया असला खरीदते हैं, रोज हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पा रहे चौर साहब। हम जरा सा वो करते हैं, वो हमें कहते हैं हम मारेंगे आपको। तो चौर साहब हमारे तो बहुत सारे पैसा जो है वो डिफेंस में चला जाता है। हमें भारत को चाहिए, वो बड़ी इकोनॉमी है, हमारा रिसोर्सेज को क्यों ड्राई अप कर रहा है डिफेंस में, हमारी मदद करें इस खित्ते में हमारी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। वो हमें सारा टाइम सिक्योरिटी बात सिक्योरिटी। चीमा साहब आपने फिर बात की कि आज का जो मसला है उस पर तवज्जो दीजिए। सर आज का कोई मसला नहीं है, एवरी इशू एवरी प्रॉब्लम हैज अ हिस्ट्री एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप ये नहीं कर सकते कि जी 70 साल पहले ये था उसको भूल जाओ, 80 साल पहले ये था उसको भी भूल जाओ। तो सर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, मुतालिया पाकिस्तान क्यों पढ़ाते हैं? आज भी हम आपको कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो तो 1937 की जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी उस पर भी बड़ा जोर है कि जी वो कांग्रेस ने हम पे बड़े मजालम ढाए थे। तो सर ये हिस्ट्री जो है ना उसको समझे बगैर, उसको ऑनेस्टली एनालाइज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एतराफ करना चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया ने क्या गलतियां की, पाकिस्तान ने क्या गलतियां की, फॉरेन पॉलिसी के रेफरेंस से आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि आपकी सोच किसी हद तक, बड़ी हद तक मुझसे मिलती है, तो ऑनेस्टली बताइए व्हाट वर द मिस्टेक्स, 2-3 गलतियां जो पाकिस्तान ने की, जो 2-3 गलतियां जो इंडिया ने की इन द वेरी इनिशियल डेज। चौर साहब देखिए बात ये है कि आप इनिशियल डेज पे जाते हैं, वहां से आप बाहर नहीं निकलते। आप डिस्कशन के शुरू में भी इनिशियल डेज पे रहते हैं, डिस्कशन के मिडिल में भी डिस्कशन। मैं सारी की सारी फ्यूचरिस्टिक बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मसले से बाहर कैसे निकलना है। आप कहते हैं मसले के अंदर कैसे हैं, मैंने कहा मसले के अंदर तो हैं हम, उससे तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मसले से बाहर कैसे निकलना है। और अगर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि भाई आप मसले के अंदर रहें और अपनी गलतियां तस्लीम करते रहें, अच्छा हमने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली, हम गलत थे, हम बुरे थे, हम जालिम हैं, हम जो मर्जी आप हमें कह लें, जो आपका दिल करता है, जो आपके दिल से ठंडक जिससे आपको समझ महसूस पड़े। तो चौर साहब रास्ता क्या है आगे, हमें कोई रास्ता बताए ना। आप स्कॉलर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दुनिया में आपने इतना काम किया, रास्ता क्या है, करें क्या, ये आपसे सीखना है आपने। तुसी मैनू आंदे टुर जा 1947 चो, मैं 1947 हो रही फिरदा हाँ उदों। मैं तो कहने जनाब अज की गल करो हुण, अज की तारीख एज वी आर टॉकिंग 16 अगस्त 2025 अज की स्किल चौर साहब सन दस दिन की करिए। चीमा साहब फिर हम ये बात जो है ना कि पास्ट जो है क्या इज इट टोटली इररेलेवेंट? क्या हम अखबारों में नहीं लिखा जाता, तकरीरों में नहीं लिखा जाता कि जी कश्मीर पे इंडिया ने अब ये ज्यादती कर दी, ये ज्यादती कर दी। हम पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री, तो जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हिस्ट्री से इररेलेवेंट। हमारे लीडर जो हैं दिन रात ये करते हैं कि जी वो जी अक्टूबर का दिन नहीं मनाते, कितने बैनर्स लगे होते हैं इस्लामाबाद में, अक्टूबर 27 को ये जुल्म हुआ था, 5 अगस्त को ये जुल्म हुआ था। तो सर हम हिस्ट्री को यूज करते हैं ना टू व्हिप अप इमोशंस। तो उसी हिस्ट्री को हम समझने के लिए, हालात को समझने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों यूज ना करें? व्हाई डू वी यूज इट ओनली फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस? एग्री नहीं करना चाहिए प्रोपेगेंडा। यू आर राइट। हुन दसो की करना, इथों किथे अगे जाना है, फ्रॉम हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। अभी फॉर एग्जांपल एज ए स्कॉलर आई आस्क यू टू चार्ट आउट अ वे। आपने पाकिस्तान और आप सीधा जाते हैं जूनागढ़ से निकलते हैं, जूनागढ़ दा मैनू तो पता भी नहीं होया केड़े पासे वे। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछता हूँ, आप स्कॉलर हैं, मुझे अभी मेरी गलतियां हैं, मैं बहुत गलत हूँ, मैं गुनाहों का इतराफ करता हूँ। चौर साहब अगला की करना है हुन दसो, इत्थे बोलो ना आगे की करिए। जो इंडिया कह रहे हैं मान लें, एक बात उनको फ्री हैंड दें, वो हमें कहें, वो हमें मारें, वो हमारे शहरों पे हमले करें, हमें एविडेंस भी ना दें,
मैं कह रहा हूँ आगे क्या करना है चौर साहब, फ्यूचरिस्टिक को चीज बताएं। हम मोदी साहब को बड़ा भाई कहते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, चले कोई रास्ता भी तो देना हमें। अच्छा चीमा साहब, एक तो बात वही है कि वी हैव अ स्लाइट मेजर डिफरेंस ऑन यूजिंग हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री को प्रोपेगेंडे के लिए यूज करना चाहिए या एनलाइटनमेंट के लिए यूज करना चाहिए। दूसरी बात सर, आपने ये कहा कि अब क्या किया जाए, उसमें मैं फिर कोट करूंगा एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, उन्होंने 87 में ये लिखा था हेरल्ड में, आई थिंक 87 और 88 के 65 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली और उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई और हमें समझ जाना चाहिए था इनफ इज इनफ, वी शुड हैव मूव्ड ऑन, और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए थे, उसका हमें फायदा होता। लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं गए और किसी लीडर में इतनी जरूरत नहीं थी, वो आवाम से कहता कि भाई इनफ इज इनफ, तो अब हमने मूव करना है, तो इस मसले को छोड़े और स्टेटस को एक्सेप्ट कर ले। जो आपके पास है कश्मीर का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का, वो आपके पास, जो इंडिया के पास है इंडिया के पास, और कश्मीर के लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करें, उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। दैट वाज द रियलिस्टिक वे। लेकिन हमारी लीडरशिप जो है उसको ज्यादा प्रोपेगेंडे के लिए यूज करती रही और अपना ही नुकसान करती रही। दे बिकेम प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन रेटरिक। तो दूसरा सर, आपने ये कहा कि पहलगाम के वाक़े को हमारे सब लोगों ने कंडेम किया। तो सर 22 तारीख को ये वाक़या हुआ, 23 के आप अखबार देख लीजिए, एक लीडर मुझे पाकिस्तानी बता दीजिए जिसने इसको कंडेम किया हो। प्रेसिडेंट ट्रंप की कंडेमनेशन छपी है 23 अप्रैल के अखबार में, किसी पाकिस्तानी लीडर की कंडेमनेशन नहीं छपी। मतलब हम इन्वॉल्व हैं इसमें? मैं नहीं कह रहा इन्वॉल्व है, आपने कहा कि सब लोगों ने कंडेम किया उसको। नहीं, मुझे और देखिए सर, और सर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो क्यों रेजिस्टेंस फ्रंट को अब्सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने जान की बाजी लगा दी, हमने कहा कि इसको कंडेम नहीं आप कर सकते, यूएन की जो स्टेटमेंट थी, आपको क्या जरूरत है भाई? मैं बता जो आपने, चलो मेरे सवाल का जवाब तो आपने देना नहीं है, आपने काउंटर सवाल करना है, चलो ये भी पता लग गया मुझे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ रास्ता बताएं, आप कहते हैं रास्ता मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। वो जो एमपी नकवी ने जो रास्ता बताया था, काफी साल पहले बताया था, और सर मैं उसमें अर्ज करूं, आई एक्चुअली स्पोक टू आगा शाही साहब अबाउट दिस, और मैंने उनसे कहा, उधर मैं F6 में रहते थे वो, आई मेट हिम देयर, और मैंने कहा सर एमपी नकवी साहब ने ये लिखा है, आप क्या कहते हैं? तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, कहते हैं एमपी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उन्होंने ये जो बात लिखी है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, वो 60% है पाकिस्तान का। ये आगा शाही साहब का जवाब था, ये नहीं था कि एमपी नकवी ने गलत बात की है या अनप्रिंसिपल्ड बात की है। सो डू यू थिंक कि जो कश्मीर का इशू है वो पाकिस्तान के पंजाबी सॉल्व नहीं होने दे रहे? दैट इज व्हाट आगा शाही सेड। डू यू सब्सक्राइब दिस पॉइंट? मेरा ख्याल है कि पंजाब में समझा यही जाता है कि पंजाब में एक सेंटीमेंट है कि इस मसले को जो है ना इस तरह से स्टेटस को एक्सेप्ट करके हल ना किया जाए। वैसे तो मैं कहता हूं कि लोगों को एजुकेट किया ही नहीं गया, कोई इस तरह का अथॉरिटेटिव सर्वे नहीं है कि पंजाब के लोग क्या फील करते हैं। जनरली इंप्रेशन यही दिया जाता है कि पंजाब के लोग कश्मीर के इशू पे बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े इमोशनल हैं, और बलोचिस्तान के लोगों में इतना इशू नहीं है, सिंध के लोगों में इतना नहीं है, पठानों में भी किसी हद तक है, लेकिन बहुत सारे पठान हैं जो इमोशनली अटैच नहीं है इस इशू के साथ। तो पंजाब में यही समझा जाता है कि ज्यादा लोग हैं जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं। लेकिन आई विश कि कोई ऐसा अथॉरिटेटिव सर्वे हो, पब्लिक ओपिनियन का वाकई पता चले कि कश्मीर के बारे में पंजाब के लोग या बाकी मुल्क के लोग क्या सोचते हैं, क्या वो वाकई इसको जिंदगी और मौत का मसला समझते हैं। मैं जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप कर रहे हैं कि, और आप इस चीज को बाय करते हैं कि आगा शाही ने बकौल आपके कि पंजाबियों को, और पंजाब में भी सारी बात है, आप पंजाब में भी सियासतदानों की, तो आप तो फौज की बात कर रहे हैं ना कि जी फौजी जनरल पंजाबी और वो सारा जो एक इंडिया में नैरेटिव होता है, दो चीजें हैं कि जी एक फौज और दूसरा पंजाब, हिट देम हार्ड, मतलब एनी हाउ नो प्रॉब्लम। सवाल ये पैदा होता है चौर साहब, इस वक्त प्रेसिडेंट है, उसमें जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है वो पंजाबी है, और इससे पहले क्या हमेशा पंजाबी सदर वजीर आज़म होते हैं इस मुल्क के अंदर? सारी की सारी पार्लियामेंट अगर 11 करोड़ का पंजाब है, तो क्या हम अब वो पंजाबी कितने टुर जाए? पंजाबी बलोचिस्तान पहाड़ा टुर जाए या समंदर टुर जाइए? डोंट वी हैव अ राइट टू लिव? ये हर रोज पंजाबियों के आईडी कार्ड देख के बलोचिस्तान में भी कत्ल कर देते हैं, पंजाबी कश्मीर का मसला भी हल नहीं होने देते, पंजाबी फौज में भी हर जगह आते हैं। पंजाबी मतलब पंजाबी आइडेंटिटी से लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मतलब पंजाबियों को तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पंजाबी, अब देखें ये जो फॉर्मूला तय है रूल करने का, पंजाब से इतनी सीटें आएंगी, सिंध से, केपी से, बलोचिस्तान से, तो वो तो डिवाइस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम फ्रॉम अ सिंधी प्राइम मिनिस्टर। ओ भाई, ये कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है वो किसने दिया है? वो तो सिंधी ने दिया है ना, बाकी पंजाबी ने तो नहीं दिया। लेकिन पंजाबी प्रॉब्लम है। पंजाबी क्यों प्रॉब्लम है? पंजाबी प्रॉब्लम है। पंजाबी फौज, वो इंडिया वाले कहते हैं पंजाबी फौज, पंजाबी जनरल, इधर हमारे लोग कहते हैं पंजाबी एलीट, पंजाबी माइंडसेट, तो बाकी जो लोग इस मुल्क के रहने हैं वो ही कुछ और कह दें। अगर कोई ऐसी बात है चौर साहब, तो मैं तो ये आपकी बात सुन के बड़ी हैरान हुआ हूं कि उन्होंने कहा कि पंजाबी मसले हल नहीं होने देते। दैट इज न्यूज फॉर अस। और वो भी एक ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड बैठ के पूरी जिंदगी सर्व करके हमें लेक्चर देगा कि आप पंजाबी जो है वो नहीं कर रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? सिंधी ने। किसकी हुकूमत थी? सिंधी की।
लेकिन गाला क्यों कढ़निया ने पंजाबियों ने? लाशें किसकी आएंगी बलोचिस्तान से? पंजाबियों की। मतलब ये तो चौड़ साहब आप मानते हैं ना, लाशें बलोचिस्तान से बीएलए पंजाबियों की भेजते ना आईडी कार्ड देख के कि ये पंजाब से बंदा है, इसके डेड बॉडी जानी चाहिए, ठीक है। और कसूर हमारा है, क्यों हम कश्मीर का मसला हल नहीं होने दे रहे? आपने मोदी साहब को भी क्लीन चिट दे दी, आपने 78 साल की भारतीय हिस्ट्री को भी क्लीन चिट दे दी, और आपने पकड़ लिए शकील साहब पंजाबी, और पंजाबियों को आपने कुटारे में खड़ा कर दिया। और क्या पाए पंजाबी के सारे मसले की गल साढ़े पाकिस्तानियों ने मोदी साहब हथ खलोते थे। हम कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी साहब, ये कुछ पंजाबी जो है ना ये प्रॉब्लम है। वैसे आप भी फैसलाबाद के हैं, लेकिन ये है कि आप हो सकता है इस वक्त आइडेंटिटी से बहुत ऊपर चले गए हों, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर होंगे ने उत्ते निकल जाते हैं बहुत, उन्होंने थले नहीं पता होने कि हो रहा होंगे। तो चौड़ साहब साढ़े 33 खाओ, सानू क्यों मरवाते हो? सानू तुसी इंडिया के भी तुसी कर देंगे हो भैड़ा है, बलोचियों को भी मरवाई होंगे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंधिया बनाया है, और कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन वो फार्मूला सारा वो उनका। अच्छा चीमा साहब, आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंजाबियों को ब्लेमलेस समझें कि पंजाबियों ने कभी कोई गलती नहीं की, या उन्होंने इस मुल्क को चलाने में कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सदर साहब जो है वो सिंधी हैं। सर, सदर के पास क्या इख्तियार होता है? लेकिन मैं जो बात आपको मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ उसकी बीवी 2 दफा वज़ीर आज़म नहीं रही। जी जी बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगा शाही साहब जो इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, ही वाज प्रोबेबली द मोस्ट एडमायर्ड डिप्लोमेट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, वो ये बात कर रहे हैं। सो यू शुड ब्लेम हिम नॉट मी फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव सेड। तो सर बात ये है कि बलूचिस्तान का भी इशू जो है ना, उसमें भी हमें एक ऑनेस्ट डिबेट करने की जरूरत है कि वो मसला किसने पैदा किया, कैसे पैदा किया। कश्मीर पे भी ऑनेस्ट डिबेट करने की जरूरत है, और उसके हल पे भी डिबेट करने की जरूरत है। यही डिबेट जो हम यहाँ कर रहे हैं सर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं हो सकती? मुझे बताइए। आपके दोस्त हैं इतने मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनको कहें ना हमें चांस दें, लेट्स डिबेट कश्मीर इशू सर, लेट्स डिबेट करें ना। मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान के अंदर मुझे बात बताएं, आप करें कश्मीर की डिबेट पाकिस्तान के टीवी के ऊपर। मैं तो टीवी रन नहीं करता, मैं तो ना मैं मालिक हूँ, ना मैं एडिटोरियल चलाता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक आम कॉमन ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं क्या उसमें मीडिया में किरदार अदा कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ इतना बताएं कि पंजाबियों से ये जो प्रॉब्लम है कुछ लोगों को कि जी पंजाबी माइंडसेट जो है ना, पंजाबी जनरल्स जनाब, वो भाई पंजाबी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। हमारे पास क्या 11 करोड़ का सूबा है, तो हमारी वो जानी नहीं है उधर रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली के अंदर। और अब सेनेट जो है वो 25-25 नहीं लेता तमाम सूबों से। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आप देखें डेड बॉडीज पंजाबियों की आती हैं बलोचिस्तान से, ठीक है। गलती हम जो मुझे नहीं पता क्या उसके पीछे लॉजिक है, लेकिन चौड़ साहब आप कोई रास्ता नहीं बता रहे कश्मीर पे। आप तो जरूर जी गल करो, 35 साल पुराना रेफरेंस देंदे हो, जरा जी गल करो 78 साल पुराना रेफरेंस देंदे हो। कोई फ्यूचर की बात हमें बताएं चौड़ साहब, हमें कोई रास्ता बताएं। आप बड़े हैं हमारे, हमें मोदी साहब, हम मोदी साहब को बड़ा समझते हैं और उसके बाद आपको बड़ा समझते हैं, लेकिन रास्ता तो बताएं दोनों आप। चीमा साहब, मुझे मोदी साहब से ना मिलाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी। गुजारिश ये है कि मैं तो ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करता हूं, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। तो कश्मीर का जो मेरे ख्याल में इशू है ना, उसका जो रियलिस्टिक सोल्यूशन है वो यही है, जो स्टेटस को है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो आपके पास है आप रखें, जो उनके पास है वो रखें, और कश्मीरियों के लिए जिंदगी अजीरन ना करें, उनको आसानियां पैदा करें, वो आए जाएं, और दोनों मुल्कों के दरमियान वो एक ब्रिज का काम करें, ना कि इस खित्ते को जो है वो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की तरफ पुश करें। चौड़ साहब वो तो कहते हैं हमने कश्मीर आजाद कश्मीर लेने आना है। सर वो तो हम भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, कि हम तो ये भी कहते रहे हैं कभी नहीं कहा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल। सर हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है लाल किले पे हमने झंडा भी लहराना है, उसको छोड़ दें। रियलिस्टिकली जो बात है ना उसकी बात करें। आप माशाल्लाह इतने सीनियर स्कॉलर हैं, मीडिया पे भी आते हैं, आपका एक्सपोजर भी है, बाहर भी जाते हैं, थिंक टैंकर से भी मिलते हैं, स्कॉलर से मिलते हैं। तो सर आपको एक ऑनेस्ट बात करनी चाहिए, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए कि इन दोनों मुल्कों को इस क्वैगमायर से, इस दलदल से निकालने का तरीका क्या है, कि रियलिस्टिक डिबेट करें, अवाम को एजुकेट करें। और कश्मीर पे इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई रियलिस्टिक हल नहीं है। आप अवाम को अगर बेवकूफ बनाते रहना चाह रहे हैं, उनका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते करते रहे। 78 साल इस तरह गुजर गए, 78 आइंदा भी गुजर जाएंगे, दैट्स ऑल। बिल्कुल सही है चौड़ साहब, आपका वर्जन आ गया, और मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ इन चीज़ों में। ये फंडामेंटली वो कोई भी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए ये पैरामीटर ज़रूर तय होने चाहिए। लेकिन मैं आपसे इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करने की जरूरत करूँगा कि जो नेशनलिस्ट है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं बंदा नेशनलिस्ट होवे तो जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब तुसी मतलब नेशनलिस्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕੇ ਚੱਲੇ करार देन रहे हो, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब वो भी तो नेशनलिस्ट। आप मोदी साहब नेशनलिस्ट है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है अपने हिसाब से, तो वो भी ऑब्जेक्टिव है। सोशल साइंसेज में तो चौड़ साहब फिर पर्सपेक्टिव होते हैं ना कि आप किसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, मैं किसको ऑब्जेक्टिव कहता हूँ, तो वो अपने अपने वो सच्चाइयाँ हैं वो रहेंगी। लेकिन मैं आपसे फंडामेंटली एग्री करता हूँ कि ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसी डिस्कशन जो बाइस ना हो, जिसमें रास्ते तलाश करने की बातें हों। और मैं कहता हूँ इंडिया बड़ा मुल्क है, वो रास्ता तलाश करे, हमारे रिसोर्सेज डिफेंस में ना लगवाए, हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमारे लोगों पे पैसा लगे, वो खुद भी वहाँ पे जिसे कहते हैं ना, इकॉनमी अगर बेहतर होगी, ज़्यादा बेहतर होगी, तो ज़्यादा ट्रिकल डाउन होगा, लोगों के पास रिसोर्सेज आएंगे, पाकिस्तान के पास भी आएंगे। तो सब हो सकता है आपकी बात मानी जाए, साड़ी को नहीं जो मानते होते।
मुझे तो लग रहा है कि ये जो है ना, आपकी बात उन्होंने सुन लेनी है, साड़ी नहीं सुननी, उनको समझाएं इतना डिफेंस पे पैसा ना लगाएं। दुनिया को कोई मुल्क नहीं है छोड़ा जहां से वो असला नहीं खरीदते, और फिर वो कहते हैं फिर सानू डरांदे ने, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मारांगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वो मारांगे। तो फिर हम भी जितने जोगे हैं अपना जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए, इससे मैं आपसे आई कैन नॉट डिसएग्री मोर ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच सर। जी चीमा साहब, मैं अगर एक दो बातें कर सकूं सर, बात ये है कि लीडरों की बड़ी मजबूरियां होती हैं। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि लीडर्स जो हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिवली बात करें, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, आप कह रहे हैं मोदी साहब की मजबूरी है, उन्होंने दोबारा वज़ीर आज़म बनना है। सर मोदी साहब की मजबूरी होगी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी होगी, हमारे एक ऐसे भी लीडर थे जो कहते थे 1000 साल तक हमने जंग करनी है इंडिया के साथ, तो उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बात सर ये है कि जब तक हम खुद अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे, इस हॉस्पिटलिटी की पॉलिसी ने हमें क्या दिया है। आज हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं सर, 45% ऑफ आवर पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। उनसे भी जाके पूछें वो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, उनका भी कोई सर्वे करें, उनसे पूछें। तो सर ये हमें खुद एक ऑनेस्ट असेसमेंट करनी पड़ेगी, कोई बाहर का बंदा हमें कन्विंस नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, ऑनेस्ट असेसमेंट करनी चाहिए। शकील चौर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू एंड वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू सर, बहुत शुक्रिया।